नमो नमः छात्रों। आज जो पाठ मैं आपके लिए लाई हूँ वह इस वर्ष से लागू होने वाली नई एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम पुस्तक गंगा का पहला पाठ है, दो बैलों की कथा। और जैसे कि हम सब जानते हैं, इस पाठ को लिखा है हिंदी के अमर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना है स्वतंत्रता संघर्ष और सच्ची मित्रता का प्रतीक। यह पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे सशक्त साहित्यिक रूपक का दृश्य विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे। कथाकार का बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनमानस में उनका क्या रोल है। बहुत ही हिंदी साहित्य में बहुत ही एक अहम रोल है उनका, हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में, खासतौर पर जर्मनी, रूस, चीन, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बड़े प्रेम से वहां पढ़ी जाती हैं और उनकी कहानियों का अनुवाद हुआ है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने क्या त्याग किए? सरकारी नौकरी त्याग दी, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और रचनाओं का मूल विषय इन्होंने किसानों, मजदूरों की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग का विरोध और स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन इन्होंने किया। इनका साहित्यिक हथियार टूल्स क्या थे? आजादी की अत्यंत सरल, सजीव, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके जन जन तक संदेश पहुंचाया। शुरू में धनपत राय के नाम से लिखते थे, सोजे वतन, जो अंग्रेजों ने इनकी कृति जब्त भी कर ली थी। तो बड़ी प्यारी सी रोचक प्रतीकात्मक कथा है, दो बैलों की कथा। पढ़कर सुनकर आपको आनंद आ जाएगा। पशुओं के माध्यम से आजादी का संदेश दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेखक का और विस्तार पूर्वक परिचय हम जान लें। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। कथा का सार देखिए संक्षेप में। पाठ तो बहुत लंबा है, हम उसे पढ़ेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको इस पाठ के लघु प्रश्नोत्तरी और लघु प्रश्नोत्तर और विस्तृत प्रश्नोत्तर, योग्यता आधारित प्रश्नोत्तर पे नई वीडियो लाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम सीखेंगे इस पाठ का सार, लेखक परिचय, पाठ परिचय और पाठ की सरल व्याख्या। सचित्र वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा।
दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी कहानी है जो कृषक समाज और पशुओं के बीच गहरे भावात्मक संबंधों को उजागर करती है। कहानी के मुख्य पात्र हीरा और मोती छई जाति के दो बैल हैं जो अपने मालिक झुरी से बहुत प्रेम करते हैं और आपस में मूक भाषा में विचार विनिमय करते हैं। जब झुरी उन्हें अपने साले गया के साथ उसके घर भेजता है तो बैलों को लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है और वे वहां से रस्सी तोड़ाकर वापस झुरी के पास भाग आते हैं। गया उन्हें दोबारा अपने साथ ले जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, जहां उन्हें केवल सूखा भूसा मिलता है और दिन भर हल में जोता जाता है। वहां एक नन्ही बच्ची भैरों की बेटी उनकी व्यथा को अपनी स्थिति सौतेली माँ द्वारा प्रताड़ना से जोड़कर देखती है और उन्हें सहानुभूति पूर्वक रोटियां खिलाती है तथा अंततः उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें भागने में मदद करती है। स्वतंत्रता की राह में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे एक विशालकाय सांड से मुकाबला जिसे वे अपनी संगठित शक्ति और सूझबूझ से पराजित कर देते हैं। मटर के खेत में चलते समय पकड़े जाने के बाद उन्हें कांजी हौस पशुओं की जेल में डाल दिया जाता है, जहां वे भूख से तड़पते अन्य पशुओं, घोड़ों, गधों, बकरियों को दीवार तोड़कर आजाद कराते हैं, लेकिन खुद पकड़े जाते हैं। अंत में उन्हें एक दड़ियल कसाई को नीलाम कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते में अपना परिचित मार्ग पहचान कर वे तेजी से भाग निकलते हैं और सुरक्षित अपने पुराने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं। यह कहानी संदेश क्या देती है? छात्रों, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि आजादी बहुत कीमती होती है, उसका बहुत बड़ा मूल्य है और इसे प्राप्त करने के लिए बार बार लगातार संघर्ष करना पड़ता है। बातों से आजादी नहीं मिलती है। आज हम स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो इसका कारण है कि 200 सालों से हमारे क्रांतिकारियों ने अमिट कुर्बानियां दी हैं। परोक्ष रूप से यह कहानी भारत के स्वाधीनता संग्राम की भावनाओं और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। यह उस काल की रचना है जब हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम जोरों पर था। मुंशी प्रेमचंद ने उसे महसूस किया था और उस लड़ाई में अपना योगदान साहित्य के माध्यम से किया था। ऐसी क्रांतिकारी कहानी लिख कर गए वे कि जो एक अमर कृति बन गई। क्या हम सच्चे हिंदी नागरिक हैं? क्या हम सच्चे देशवासी हैं? ऐसी रचनाओं को दिल से पढ़ो और समझो और अपने आप को सचेतन मस्तिष्क वाला बनाओ। पाठ का सार था ये, याद करें इसे। प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा यहाँ पर प्रतीक है मूर्खता का, भोले भाले का। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास मतलब ऑल ऑफ सडन, अचानक ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, अर्थात वो बहादुर बन जाती है जब वो अपनी संतान पर संकट देखती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो मतलब खेल लेता हो, कीड़ा कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, अर्थात वह हमेशा दुखी दिखता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। ये देखिए हीरा मोती, दो सुंदर बैल जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी के दो महानायक हैं, चरित्र हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये जब कहानी लिखी गई थी उस समय भारत और अफ्रीका के वासियों का बुरा हाल था। कुचले जा रहे थे एक नस्ल के द्वारा।
क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय मतलब बुरे समय के लिए, आने वाले समय के लिए वे जी जान से मेहनत करते हैं, बचत करते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। जी तोड़ना मुहावरा आया है, कठोर परिश्रम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। मिसाल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, मतलब गण्य बना दिया, उसकी गणना होती है, वो काउंटेबल है अब महान शक्तियों में विश्व की। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। देखिए बैल के यहाँ जो हीरा मोती उसके नायक हैं कहानी के, उनके लिए बछिया के ताऊ विशेषण भी आया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, है ना। जब हम कहते हैं ना समाज में, अरे वह तो बैल बुद्धि है, मतलब बैल बुद्धि है मतलब ज्यादा शार्प माइंड नहीं है, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झुरी काची के दोनों बैलों के नाम से हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब सौहार्द था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय मतलब अपने थॉट्स का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे के विचार सुनते थे, एक दूसरे के मन की बातें कैसे समझ जाते था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, और इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त एक यही चेष्टा होती, जो कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बोझ के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नींद में खुली खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ मांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। मांद जो जहाँ पे वो खाना खाते हैं उस जगह को सानी की जाती है ना, भूसे की, चारे की, जहाँ जिस बर्तन में वो चारा खाते हैं उसे मांद भी कहते हैं, नांद भी कहते हैं कुछ लोग। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा हटा लेता था। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया मुहावरा है बच्चों। देखो इस बार कक्षाओं में मुहावरे भी आ रहे हैं, पहले 10वीं में ही आते थे लेकिन इस बार आ रहे हैं मुहावरे, और ध्यान से सीखिएगा। चैप्टर के बीच में से ये मुहावरे परीक्षा में पूछे जाएंगे, 4 अंक के। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम कर लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया?
संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब मान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी हो रहा था मतलब मन दुखी था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। कितना मोह हो जाता है ना हम जहाँ से रह रहे हैं। दरअसल मकान हो, घेरा अहाता हो, वो सब घर बनता है वहां रहने वाले जीव जंतुओं से, वहां रहने वाले लोगों से, वरना तो वह एक इमारत है और कुछ नहीं। नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों से मतलब साइड से देखा, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे को तुड़ा डाले। पगहे जो उनकी नाक में रस्सी बंधी हुई थी और जो फिर उनके जो क्या कहते हैं लगाम थी, रस्सी थी जिससे बंधे हुए थे, और ओर घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सो के उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना भूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकोर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, हाँ, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वह काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप आरोप यानी कि सुन ना सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? भागा इसलिए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और सभी तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। मतलब उसने व्यंग किया उस पर। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है इनको, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, मतलब देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते वे? मजूर मतलब मजदूर, काम करने वाला। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डालो। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, मतलब बाद में तुम उन्हीं की हामी हामी लाओगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब के उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। देखिए हीरे की चरित्र की विशेषता आई कि वह सहनशील था मोती की बजाय। मोती बहुत चंचल था और टिट फॉर टैट वाला था, कि अगर उसे किसी ने तंग किया तो वह भी पलट के सींग मारने के लिए तैयार रहता था। संध्या के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी
टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया। दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा को नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, मतलब भाग के क्या करेंगे, बेकार है। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अटकर कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब इस समय हम टाल जाते हैं तो सही बात होगी, यही समस्या का समाधान है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। इस पाठ में आपको संस्कृत के कुछ शब्द मिलेंगे तो उर्दू के ज्यादा मिलेंगे। प्रेमचंद उर्दू भाषा के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। शुरू में उर्दू में ही कहानियां लिखते थे और उस समय उर्दू का ही चलन था। मेरे पापा भी उसी समय के पढ़े हुए थे तो वो भी उर्दू में सुशिक्षित थे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ये देखिए, हीरा मोती और वो छोटी प्यारी सी बच्ची। कितने सुंदर चित्र है ना ये, मेरे तो मन मोह लिया इन चित्रों ने। दोनों दिन भर जोते जाते, मतलब हल हल चलाते खेत में, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान मतलब वह स्थान, जैसे घोड़े बांधने का स्थान अस्तबल होता है, तो बैल गाय जहां बांधे जाते हैं उन्हें थान भी कहते हैं, जगह। और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटी खिला जाती प्यार से। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह भरा हुआ था मतलब आवाज उठाने की ललक थी उनके अंदर। विरोध करने की भावना, क्रांति पनप रही थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, बच्चों, मूक भाषा मतलब मौन स्वर, चुपचाप। अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को नाम फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने से नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले, मतलब रस्सी तोड़कर भाग चले? हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला। वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, मतलब प्यार प्रदर्शित करने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। समझ गई थी उनके दिल की बात।
चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, मतलब नकेल, मतलब कंट्रोल करने के लिए एक सख्त रस्सी नाक से और सींगों के आर पार बांध दी जाती है, जिससे बैलों को बहुत कष्ट होता है। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। अब सब इसी पर संदेह करेंगे कि इसी ने बैलों को भगा दिया, रोटी खिलाती थी। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका वह पता न चला। नए नए गांव वाले मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे। वहां उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, खाने लगे, यानी कि रह रहकर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे से ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं धर मरो। नौ नौ दो 11 होता है, और जी दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से खदेड़ता हूं, तुम पीछे पीछे से खदेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं। जान जोखिम में मतलब खतरे में जान है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर, देखिए मुहावरा है, जान हथेलियों पर लेकर मतलब खतरा मोल लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। तजुर्बा मतलब अनुभव। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध कहते हैं जब बराबर के दो योद्धाओं में द्वंद्व होता है, जैसे भीम और हनुमान का जो वो एक रूप था महाभारत में हमने पढ़ा है, उनमें लड़ाई हुई थी। जैसे अंगद और बाली में लड़ाई होती है कि दोनों में समान योद्धाओं में बराबर का युद्ध हो, द्वंद्व, द्वंद्व समास याद है ना, मैंने अपनी पीपीटी में सिखाया था। तो मल्ल युद्ध करने का आदि था। जो ही हीरा चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चों को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे, यह सोचो।
पहले कुछ खा लें फिर सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया और हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह भाग न सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है चैप्टर का, कांजी हाउस। कांजी हाउस यानी कि कसाईवाड़ा, जहाँ पे कमजोर पशुओं का वध कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मीट खाने वाले ऐसा काम करते हैं, या खाल उतारने वाले। दर्दनाक होता है बहुत ही। पता नहीं इतनी चीजें प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से खाने को दी हैं और फिर भी इंसान जीवों को मारकर खाता है। कबीर की ये बात क्यों नहीं हम याद रखते, जिसमें वो कहते हैं कि ताकि खाड़ी खाल आगे कौन हवाल। बकरी पात खात है ताकि काढ़ी खाल। जेनर पशुअन खाते हैं ताको कौन हवाल, है ना। पत्ते खाने वाली बकरी का ये हाल है कि उसको कसाई काट देता है। तो जो मनुष्य इनको खा रहा है, जीवों को, उनका भगवान क्या हाल करेगा, सोचा है कभी। शाकाहारी बनिए, स्वस्थ रहिए और प्रकृति को बचाइए। दोनों मित्रों ने जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला था। समझ ही में ना आता था कि वह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वहां तो कई भैंसें भी थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे, खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी काटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तृप्ति यानी कि संतुष्टि। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी, अर्थात उसका उस क्रांति का जो स्वर था वो मुखर हो उठा, बढ़ गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझे तो अब कुछ नहीं होता, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया और फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसके ख्यालों में रहता था कि कब वो घास के मैदान में घास चरे, है ना। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी करने निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। और जोर और मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार टूट जाएगी तो कितनी जान बच जाती। और जितने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यही बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। हिम्मत बढ़ी,
फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर खेल उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली और इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो। मतलब वे डर रहे थे, कायर थे। तो क्या हरज है ना? मतलब इसमें क्या नुकसान है? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। मतलब ये आलसीपन के प्रतीक हैं। आधी रात से ऊपर बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद यहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर जान चली गई तो वे सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर उसे सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। कहानी का 5वां हिस्सा। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका यानी कि न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, भीत मतलब डरे हुए आंखों से, डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, नाहक मतलब बेकार में भागे यूं ही, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? मतलब हमें फेथफुल बनना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी दिन काम आ जाएंगे ना। यानी कि देश की आजादी के लिए अगर क्रांतिकारियों की जान जा रही है, ये शरीर जो कि नश्वर है, एक दिन हम सबको मरना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, ना जाने कितने लोग, असंख्य लोग मरने से नहीं डरे, वो भी भरी जवानी में। इस शरीर को किसी नेक काम में लगाया जाए कि मरने के बाद भी लोग याद रखें। तो क्या चिंता है? नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों बोटी बोटी दोनों की कांप रही थी, मतलब शरीर का हर अंग कांप रहा था। बेचारे
पाँव तक न उठा सकते थे। एक तो कमजोर हो गए थे ना, भूखे प्यासे थे इतने दिन के, भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ मतलब झुंड, पशुओं का झुंड हरे भरे में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, चपल मतलब चंचल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक मतलब शिकारी कसाई के हाथ पकड़े पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। बच्चों, ऐसा आम जीवन में भी देखने को आता है कि कोई कितना ही ईमानदारी से काम करे और जब उस पर मुसीबत आती है तो उसके भाई बंधु भी, उसके कुलीग भी उसका साथ नहीं देते, क्योंकि वो सच की राह, जो मुश्किल राह उस पर चलने से डर जाते हैं। उनके सामने एक सैलरी की चिंता, उनके सामने एक धन की समस्या आ जाती है कि कहीं हमसे ना कोई हमारा अधिकारी नाराज हो जाए, हमसे ना लोग नाराज हो जाएं, और सच का सामना करने से वो कायर लोग डरते हैं। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना भी हार आ गया, इसी कुएं पर हम चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर बगीचा आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति, उन्मत्त मतलब खुले मन से, बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, खेलते हुए घर की ओर दौड़े। यह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक एक झूरी का हाथ चाट रहा था। धड़ेल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार है? जाकर थाने में रपट दूंगा, मतलब मैं रिपोर्ट करूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है, मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियर झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे ना दौड़ता। अब आए ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उजाड़ सा, उछाल सा मालूम होता था, उत्साह। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो यह थी दो बैलों की कथा। ये इसके शब्दार्थ हैं, आप इन्हें पढ़िए, समझिए, तब आप पाठ को अच्छे से समझ सकेंगे। अब मैं पाठ की जो की लाइन है ना, मुख्य पंक्तियां हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि इनकी लाइंस में बच्चों प्रतीकात्मक अर्थ छिपा हुआ है, पाठ का सार
छिपा हुआ है। सचित्र में आपको व्याख्या करने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। गधे और बैल का दर्शन यहाँ पर आया है। गधा किसका प्रतीक है? दोनों में तुलना की गई है। अत्यधिक सहनशील होता है गधा, आलसी माना जाता है, कामचोर माना जाता है। उसके विपरीत बैल सशस्त्र असंतोष, यानी कि वो क्रांतिकारी है, उसमें असंतोष की भावना है, अपनी आजादी के लिए वह लड़ना जानता है। दूसरी तरफ गधा प्रतीक है चरम सहनशीलता, सीधापन, भोलापन, निरापद, सहिष्णुता। समाज का नजरिया उसको लेकर बेवकूफ और मूर्ख समझने का है। ऐतिहासिक समानांतर, भारतीयों की अफ्रीका और अमेरिका में दुर्दशा, जैसे कि वो गधे हों, बोझा ढोने वाले हों, उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर लेता हो, बिना विरोध के सब कुछ सहना और जीवन के आदर्श को नीचा बनाना, जो कायर पुरुष हैं उनका यहाँ प्रतीक है, उन्हें गधा कहा गया है। बैल यहाँ प्रतीक है गधे का छोटा भाई। विशेषता क्या है? असंतोष प्रकट करना, कभी कभी अड़ जाना और मारना। निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन, अन्याय का विरोध करने के कारण समाज में इसका स्थान गधे से ऊंचा है। कथा साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम प्रेमचंद मानते थे। क्रांति के नायक हीरा और मोती, झूरी के बैल, पछाई जाति, सुंदर, ऊंचे और काम में चौकस। आपको एक प्रश्न मिल सकता है कि हीरा और मोती का चरित्र चित्रण कीजिए, जो कि इस कहानी के दो बैलों की कथा के मुख्य नायक हैं। हीरा कैसा है? शांत, सहनशील और समझदार। रणनीति क्या है उसकी? बचाव और सुरक्षा को प्राथमिकता। मूक भाषा, दोनों एक दूसरे से मूक भाषा यानी कि मौन भाषा में विचार विमर्श करते हैं, बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। मोती कैसा है? उग्र है, आक्रामक है, हमलावर यानी कि भावुक है। वह टिट फॉर टैट का जवाब देता है। रणनीति, सीधा हमला करता है और तत्काल विद्रोह कर देता है। निष्कर्ष, एक आदर्श क्रांति के दो हिस्से, हीरा स्थिरता देता है और मोती आग देता है। उत्प्रेरक, विश्वासघात का भ्रम। झूरी का घर, अतः प्रेम, झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता, फूल की छड़ी से भी नहीं छूता। दोनों की आंखों में विश्वास था, यानी कि वे जो है अपने बैलों को बहुत प्यार करते हैं। गया का साथ विदाई, झूरी ने उन्हें अपने साले गया को भेज दिया, गया गया के घर भेज दिया। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। मन में सवाल, हमें क्यों बेचा जा रहा है? नई दास्तां, गुलामी, एक अजनबी जगह, दिल भारी हो रहा था, किसी ने नांद में मुंह नहीं डाला, प्रेम के भ्रम का टूटना, शोषण का तंत्र, गया का अत्याचार, स्वतंत्रता का सम्मान, झूरी का घर, आहार, जहां पर उन्हें भोजन है, खली, चोकर, दाना पानी उन्हें आराम से मिलता है, प्यार से मिलता है। श्रम, खुशी से वो वहां पर परिश्रम करते हैं। काम, कोई मारकाट नहीं। आहत, सम्मान। तो थी ही उस पर मिला सूखा भूसा। गया का घर, जहां पर विपरीत है, केवल सूखा भूसा मिलता है खाने को। भारी श्रम उनसे करवाया जाता है, मेहनत करते हैं और डंडों से मार भी पड़ती है। और हल्का जुआ जो गर्दन पे रखा जाता है ना, लकड़ी का बना हुआ टूल, वो बहुत भारी है, पिटाई होती है, मोटी रस्सियों से बांधा जाता है। करुणा की एक किरण, साझा पीड़ा। अब इस समाज में जहाँ कठोर दिल के लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, वहीं कोमल हृदय के लोग हैं। जैसे इस कहानी में भैरव की बेटी है, अनाथ बेटी है, करुणामय है, वह उनको रोटी खिलाती है। साझा पीड़ा और समान शोषण इंसान और जानवर के बीच अटूट रिश्ता पैदा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब कनेक्टिविटी है। कैसे? देखो, हीरा और मोती की मूक दोस्ती है। पहला विद्रोह, अब कोई समझदार इंसान है तो विद्रोह क्यों नहीं करेगा गुलामी में? अनाथ बच्ची रात में चुपके से आती है और पगहिया खोल देती है, रस्सी खोल देती है, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ से लोग यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। स्वतंत्रता की प्यास और दूनी शक्ति, आजादी की चाह में दोनों बैल अपनी ताकत दूनी शक्ति लगाते हैं और मजबूत रस्सियों को झटके से तोड़ देते हैं। कर्तव्य का द्वंद, हीरा भागने से हिचकिचाता है और कहीं बच्ची पर इल्जाम न आए, जबकि मोती स्वतंत्रता के लिए उतावला है। वापसी, वे झूरी के पास लौटते हैं और गांव वाले तालियां बजाते हैं, लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें कामचोर और नमक हराम कहती है।
परिस्थिति, एक विशाल मदमस्त सांड सामने आ खड़ा हुआ। भागना कायरता थी और अकेले लड़ना मौत। सामरिक युद्ध होता है, सांड से मुकाबला। रणनीति घेराबंदी, हीरा आगे से सांड को रौंदेगा। जैसे ही सांड हीरा पर झपटेगा, मोती बगल से उसके पेट में सींग मार देगा। संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था, यानी कि अनुभव ना था। रणनीति एकता, सामरिक सूझबूझ के सामने अंधा शारीरिक बल हमेशा हार जाता है, ये उसका प्रतीक है। आजादी का नशा और सच्ची मित्रता, तो जो आजादी के दीवाने होते हैं ना, राह की मुसीबतों से, कष्टों की परवाह नहीं करते। विजय और आजादी से मदमस्त होकर दोनों बैल मटर के खेत में घुस जाते हैं और जमकर पेट भरते हैं। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, दोनों ये तय करते हैं। दोनों में गाढ़ी दोस्ती है। खेत के रखवाले आ जाते हैं और मोती कीचड़ में फंस जाता है। हीरा जो आसानी से भाग सकता था, वापस लौट आता है। अकेले मिली आजादी व्यर्थ है यदि आपका साथी अभी बंधनों में जकड़ा हो। कांजी हौस, ये आत्मा शिविर और मृत आत्माएं, कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ना, कसाईवाड़ा। क्रांति का जन्म, दीवार का गिरना। फिर कहानी में जो मुख्य पंक्ति आती है, विद्रोह की चिंगारी होती है। हीरा आजादी के लिए कांजी हौस की कच्ची दीवार पर सींग से प्रहार करना शुरू करता है। दमन चौकीदार आकर हीरा को बेरहमी से डंडों से पीटता है और उसे और भी मोटी रस्सी से बांध देता है। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। ज्वाला का भड़कना, हीरा के बलिदान से प्रेरित होकर मोती में क्रांति जाग उठती है। वह 2 घंटे तक दीवार पर प्रहार करता है और उसे ढहा देता है। ये प्रतीक है कि लगातार आजादी के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, कठोर संघर्ष करना पड़ता है, तब खुली हवा में सांस लेने का सुख मिलता है। आजादी का द्वार और बहकी बेड़ियां, गधे अपनी जगह से नहीं हिलते। उनका तर्क है कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, अंततः मोती को उन्हें अपने सींगों से धकेल कर आजाद करना पड़ता है। भौतिक दीवारें तोड़ी जा सकती हैं, पर मन का डर निकालना सबसे कठिन है। महापलायन, दीवार गिरते ही अधमरे जानवर जाते हैं और आजादी की ओर भाग निकलते हैं। चरमोत्कर्ष, सच्ची एकजुटता, अंतिम परीक्षा, दीवार टूट चुकी है, सभी जानवर भाग चुके हैं, मोती पूरी तरह आजाद है, पर हीरा मोटी रस्सियों से जकड़ा है। समर्पण, हीरा मोती से कहता है कि वह अपनी जान बचाकर भाग जाए। मोती इनकार कर देता है और सुबह चौकीदार की भयानक मार सहता है। कहानी का असली अर्थ है स्वाधीनता संग्राम का रूपक। स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। 2 बैलों की कथा प्रेमचंद की अमर रचना। आइए संक्षिप्त में जाने हमने क्या क्या पढ़ा। मूक भाषा में संवाद, 2 बैल एक दूसरे की कैसे मन की भाषा समझ लेते हैं। इस पाठ में गहरी मित्रता और आत्मीयता झलकती है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और मूल्य की बात की गई है। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना सिखाया गया है। एकता में शक्ति दर्शाई गई है। अटूट भाईचारा प्रदर्शित होता है। स्वतंत्रता की कीमत बताई गई है। मुसीबत में हम सीखते हैं कि एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, ये भाव इस पाठ में बताया गया है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। शुभ दिवस।